चलिए आज बात करते हैं संगम युग की। ये वो दौर है जो दक्षिण भारत के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना माना जाता है, जिसने सदियों तक इस क्षेत्र की संस्कृति और सियासत को एक नई शक्ल दी। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि आज से लगभग 2000 साल पहले जब उत्तर में बड़े बड़े साम्राज्य बन बिगड़ रहे थे, तब भारत के दक्षिणी हिस्से पर किसका राज था? इस दौर का नाम संगम दरअसल संस्कृत के शब्द संघ से आया है। इसका मतलब है कवियों और विद्वानों की सभा या सम्मेलन। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये साहित्य और ज्ञान का कितना बड़ा केंद्र रहा होगा। तो इस पूरे ऐतिहासिक दौर को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों पर एक एक करके नजर डालेंगे। सबसे पहले चलिए समझते हैं संगम की भूमि को। वहां का भूगोल कैसा था, लोग कैसे थे और शक्ति का केंद्र कहाँ था। अच्छा, तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, लगभग 1000 ईसा पूर्व में दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति थी, मतलब बड़े बड़े पत्थरों से स्मारक बनाने वाली संस्कृति। जब ये दौर खत्म होने लगा तो करीब 300 ईसा पूर्व से तिनय का उदय हुआ और यहीं से संगम युग की कहानी शुरू होती है, जो करीब 300 ईस्वी तक चली। तिनय, ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। उस समय के समाज को आप कह सकते हैं 5 अलग अलग भौगोलिक जोन्स में बांटा गया था और हर जोन यानी हर तिनय की अपनी अलग पहचान थी, अपने लोग, अपनी संस्कृति और अपना एक मुखिया भी। और ये 5 तिनय कौन कौन से थे? कुरिंजी यानी पहाड़ी इलाके, मुलई जंगल और चरागाह, मरुतम जो कि उपजाऊ खेती वाले मैदान थे, नैतल यानी समुद्र के किनारे वाले इलाके और आखिर में पाले यानी सूखी रेगिस्तानी जमीन। इन्हीं 5 तरह की जमीनों ने मिलकर संगम की दुनिया बनाई। अब जमीन और समाज की बात तो हो गई, तो चलिए देखते हैं कि इस युग का साहित्यिक दिल कैसा था, मतलब वो महान सभाएं जिन्होंने इस युग को नाम दिया। तो परंपरा ये कहती है कि सदियों के दौरान 3 बड़ी सभाएं या संगम हुए। पहला मदुरै में, दूसरा कपाटपुरम में और तीसरा फिर से मदुरै में। और एक बात गौर करने वाली है, इन सभी को पांड्या राजाओं का संरक्षण मिला था। अब सोचिए, इतना कुछ लिखा गया, लेकिन समय के साथ बहुत कुछ खो गया। पर खुशकिस्मती से दूसरी सभा की एक रचना आज भी हमारे पास है, और वो है तुल्कापियम, जो तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। तो एक तरफ ये साहित्यिक माहौल बन रहा था और दूसरी तरफ इसी जमीन से 3 बड़ी राजनीतिक ताकतें उभर रही थीं। ये थे 3 ताजधारी राजा, चेर, चोल और पांड्य। सबसे पहले बात करते हैं चेरों की। इनका निशान था धनुष और बाण। राजधानी थी वंजी। आज का जो केरल है, समझिए वो इनका इलाका था। और हाँ, अशोक के शिलालेखों में इन्हें केरल पुत्र कहा गया है। इनका सबसे बड़ा काम था रोम के साथ व्यापार, खासकर मुजीरिस और तोंडी बंदरगाहों से। फिर आते हैं चोल। इनका प्रतीक था बाघ। इनका इलाका कावेरी डेल्टा के पास था, जिसे चोल मंडलम भी कहते थे, और ये मशहूर थे अपने कपास के व्यापार के लिए। इनकी राजधानी उरैयूर और पुहार थी, और करिकाल जैसे महान शासक इसी वंश के थे। और तीसरे थे पांड्य। इनका निशान था मछली। राजधानी थी मदुरै, जो संगमों का केंद्र भी थी। ये लोग मोतियों के व्यापार के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे, इतना कि यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने भी इनके बारे में लिखा था। चलिए अब राजाओं और राजनीति से हटकर जरा उस दौर की कहानियों और समाज में झांकते हैं, क्योंकि यहीं से हमें उस युग की असली आत्मा की झलक मिलती है। इस दौर का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है शिलप्पादिकारम। ये कहानी है कोवलन नाम के एक व्यापारी और उसकी पत्नी कणंगी की। कोवलन माधवी नाम की एक नर्तकी के प्रेम में पड़कर अपनी सारी दौलत लुटा देता है, लेकिन कणंगी, उसकी पत्नी, फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ती। और कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा ये है कि जब कोवलन को धोखे से मार दिया जाता है तो कण्णगी न्याय के लिए लड़ती है। उसका गुस्सा और उसकी सच्चाई इतनी शक्तिशाली होती है कि उसे सतीत्व की देवी के रूप में पूजा जाने लगता है। वो न्याय का प्रतीक बन जाती है। कहानी यहीं नहीं रुकती, एक और महाकाव्य है मणिमेकलाई। ये कहानी कोवलन और माधवी की बेटी के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, मतलब ये कथा को अगली पीढ़ी तक ले जाता है। अच्छा, तो इन कहानियों से हमें उस समाज के बारे में क्या पता चलता है? देखिए, समाज कई स्तरों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर थे अरसर यानी राजा और शासक वर्ग। फिर आते थे वेल्लालर, जो अमीर जमींदार थे। उशावुर साधारण किसान थे और सबसे नीचे थे कडेसियार
और अधिमयी यानी भूमिहीन, मजदूर और दास। तो चलिए अब इन तीनों राज्यों को एक बार फिर से देखते हैं, एक तुलना के तौर पर, ताकि सब कुछ आसानी से याद रह जाए। देखिए इस टेबल को, कितना साफ हो जाता है सब कुछ। चेर का निशान धनुष बाण, चोल का बाघ और पांडे की मछली। राजधानियां भी अलग अलग, वंजी, उरैयूर और मदुरई। और व्यापार भी, चेर मसालों के लिए, चोल कपास के लिए और पांडे अपने मोतियों के लिए मशहूर थे। तीनों की अपनी अपनी एक खास पहचान थी। तो अगर कुछ याद रखना हो तो इन 3 प्रतीकों को जरूर याद रखें। चेर का धनुष बाण, चोल का बाघ और पांड्य की मछली। ये इस युग की 3 महाशक्तियों की पहचान है। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल मन में उठता है। साहित्य, व्यापार और इन 3 महान राज्यों की ये जो 2000 साल पुरानी विरासत है, ये आज के दक्षिण भारत की पहचान को कैसे आकार देती है, ये सोचने वाली बात है।